ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है आगे। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्यूशन है, ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। नाउ आज हम लोग को मेनली पढ़ना था दिस वन। कुछ सेक्शंस आज हम लोग को पढ़ना है 44 डबल ए, 44 ए बी, 44 ए डी, 44 ए डी एंड 44 ए ई। ये सेक्शंस पे आज फोकस करना है ना। तो जैसे कि हम लोग पीजीबीपी पढ़ रहे हैं और पीजीबीपी में ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं 44 डबल ए का। ना 44 डबल ए कहता क्या है? जैसे आप सभी को पता, आप अगर बिजनेस करोगे तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे ना। तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन क्यों कर रहे हो? मन कर रहा है इसलिए? नहीं, क्योंकि वहां पे कोई सेक्शन आपसे कह रहा है, इनकम टैक्स का सेक्शन है, कौन सा? 44 डबल ए। वो कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई भी बिजनेस जब अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्यों कर रहा है? बिकॉज उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। कौन सा सेक्शन? 44 डबल ए। देखो, मैं अभी तक क्या था, हर जगह मैं बोलता था सेक्शन मत पढ़ो, सेक्शन इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जहां पे जरूरी होता है सेक्शन, वहां पे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनको ना आपको सेक्शन से ही दिमाग में रखना है। समवन आस्क यू कि 44 डबल ए कहता क्या है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड सर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो किसको मेंटेन करना पड़ेगा? सो यहां देखो दे रखा है, इफ ग्रॉस रिसीट फ्रॉम स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, स्पेसिफाइड प्रोफेशन किसे कहते हैं? स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब देखो यहां पे आप कोई लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, एनी अदर नोटिफाइड प्रोफेशन में हो। भाई लीगल मतलब समझ गए ना, लॉयर है ना, बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग की बात करें, मेडिकल डॉक्टर्स, है ना। तो ये सब के सब है ना, ये लोग प्रोफेशन में है ना, ये सबको प्रोफेशनल बोलते हैं। तो इन लोग की अगर रिसिप्ट, किसकी बात हो रही है? अगर ग्रॉस रिसिप्ट स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, कितने से ज्यादा है? 1.5 लाख से ज्यादा, 1,50,000 से ज्यादा, इन ऑल ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 3 सालों का सब मिला लो, पिछले 3 सालों का, प्रिसीडिंग 3 ईयर्स है ना, तो उस तीनों सालों का मिला, अगर 1.5 लाख से अगर क्रॉस करता है रिसिप्ट, आपकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर आप कितने से ज्यादा हो गई, 1.5 लाख से ज्यादा, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। समझ गए? तो सर 1 साल में उससे ज्यादा हो जाता होगा, और 1.5 लाख तो बहुत कम है। तो बहुत पुराना लॉ वहीं पे पड़ा हुआ है। तो अभी जो अमेंड होने वाला, जो नया एक्ट आने वाला 2025 में, मे भी इसको अपडेट करें। ठीक है, तो फिलहाल तो ये है रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर इतना अगर क्रॉस कर गया देन आपको क्या करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो हो गया प्रोफेशनल्स के लिए। ये किसके लिए हो गया? प्रोफेशनल्स के लिए। अब हम बात करेंगे किसकी? बिजनेसेस के लिए। तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर कितने से ज्यादा है, 1,20,000 क्रॉस कर रहा है, कितने को क्रॉस कर रहा है? 1,20,000, और 2,50,000 इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में कितना क्रॉस कर रहा है? 2,50,000। तब ऐसे में क्या करना पड़ेगा? यहां ध्यान रहे, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम इनकम की बात कर रहे हैं, टर्नओवर की बात नहीं कर रहे हैं सर, सेल की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात करें? इनकम। दैट मीन्स अगर बिजनेस निकालना है तो अपनी प्रॉफिट, क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट। तो अगर आपकी प्रॉफिट यानी कि इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितने से ज्यादा, 1,20,000 से ज्यादा है, तो सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप कौन हो, बिजनेसमैन हो, इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, तो आपके लिए 2.5 लाख दिया गया। 2.5 लाख क्यों दिया गया आप समझ सकते हो, क्योंकि याद है बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितनी हो ओल्ड टैक्स रिजीम में? 2.5 लाख। 2.5 लाख तक एग्जाम्ड है। तो 2.5 लाख के अगर नीचे कमा रहे हो, इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तो ऐसे में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना नहीं है। लेकिन जैसे ही 2.5 लाख क्रॉस करोगे देन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप बिजनेसमैन हो, इनकम नहीं देखना चाहते हो, इनकम की जगह आप टर्नओवर देख लेना। अगर आप इनकम की जगह अगर आपका टर्नओवर यानी सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स, अगर आप कितने से क्रॉस कर रहे हो, 10 लाख क्रॉस कर गए। अगर आपका एनुअल टर्नओवर कितने को क्रॉस कर रहा है? 10 लाख। अच्छा, और कितना? नॉट एनुअल टर्नओवर अभी बताएंगे। और 25 लाख किस केस में? इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। 25 लाख क्रॉस कर जाए कितने सालों में? 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, है ना। पिछले 3 सालों का मिला लो, 10 लाख का टर्नओवर आपका क्रॉस हो गया। सेल कितना क्रॉस कर गए हो? 10 लाख। या फिर ग्रॉस रिसिप्ट कितने को क्रॉस कर गए हो? रिसिप्ट किस लिए शब्द यूज कर रहा है? प्रोफेशनल्स के लिए।
है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे किसकी बात किया था, ये रिसिप्ट स्पेसिफाइड प्रोफेशन की, यहाँ पे किसकी बात करो, चाहे नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो। अगर आपका 10 लाख क्रॉस किया और इंडिविजुअल एचएफ के केस में कितना है 25 लाख क्रॉस कर गया, तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। इसमें से कोई भी एक कंडीशन आपने अगर कंप्लीट कर ली है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सही कि नहीं सही है। तो ये बात करता है कौन, सवाल तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या मेंटेन करना है। तो यहाँ पे लिस्ट दिया है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको ये मेंटेन करना है। द फर्स्ट वन इज कैश बुक, ऑलरेडी यू हैव लर्न इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पढ़ा था कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। तो हर एक बिजनेसमैन को कैश बुक मेंटेन करना है। और क्या मेंटेन करना है, जर्नल एंट्री पढ़ रखे हो, लेजर्स पढ़ रखे हो। आपको कार्बन कॉपीज मेंटेन करके रखना है, जितने भी बिल्स होंगे, रिसिप्ट एक्सीडिंग 25 रुपीज, है ना, इतने से ऊपर का तो आपको उसके रिसिप्ट उसके बिल्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब 10 रुपए का कोई चॉकलेट खरीद के जा रहा है, बिल मत बनाओ चलेगा, लेकिन जैसे 25 रुपए से ऊपर हो रहा है, कितने से ज्यादा आपको बिल बना देना चाहिए। गेटिंग। नेक्स्ट, रिसिप्ट कितने से अधिक है, 25 से अधिक है, तो कार्बन कॉपी ऑफ बिल्स, बिल्स की कार्बन कॉपी रखनी है आपको, ओरिजिनल तो आप काट के कस्टमर को दे दोगे, उसकी कार्बन कॉपी जो रहना चाहिए। जैसे यहीं पे तुम लोग फीस देते हो मैम को, तो मैम क्या करती है, ओरिजिनल फाड़ के आपको देती है, एक कार्बन कॉपी उनके पास पड़ी रहती है ना। दिस इज द पॉइंट, ये रखना है आपको। और क्या करना है, ओरिजिनल बिल्स, रिसिप्ट। सर ये ओरिजिनल बिल किससे का रखेंगे, जो हम परचेज करेंगे। जब परचेज करते हैं तो ओरिजिनल बिल तो मुझे मिलता है ना सर, वो बिल संभाल के रखिए आप, वो बिल्स क्या करिए, संभाल के रखिए। और शायद आपने जीएसटी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि सारे बुक्स जो भी सारे बिल्स विल्स हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू मेंटेन कितने साल तक, कितने साल तक, नॉट 3 ईयर, वहां पे लिखा था कितना, 72 मंथ्स तक संभाल के रखने हैं। 72 मंथ्स मतलब कितना साल हुआ, 6 ईयर तक, है ना। और कुछ जगहों पे कंपनी एक्ट में जाओगे तो वहां 8 सालों तक, कितने सालों तक, 8 सालों तक संभाल के रखना है। उसके बाद अगर आपसे डिमांड कभी किया जाता तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, लेकिन उसके अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट ने 6 साल के अंदर का रिकॉर्ड मांगा तो आपको देना पड़ेगा। और आप कहते हो सर गायब हो गया, जल गया, तो सर जी आपके साथ तो दिक्कत है फिर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, यानी उतने समय तक आपको उसको संभाल के रखना है बुक्स को। चलिए सर, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया, हाउ मच पेनाल्टी आई हैव टू पे, 25,000 फ्लैट पेनाल्टी, दिस 25,000 यू नीड टू पे। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए कि आपका एक तो टर्नओवर भी अच्छा, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी टाइम ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या मेंटेन करना है, क्लियर हो गया। कौन सा सेक्शन कहता है ये, 44AA। तो 44AA क्या कहता है सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में क्या आता है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन तो दिख गया, डॉक्टर इंजीनियर वकील। बहुत सारे नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन भी होते हैं ना, जैसे बार्बर है, बाल काट रहा है, वो भी क्या है, वो भी प्रोफेशन में, लेकिन नॉन स्पेसिफाइड में आएगा वो। और भी बहुत सारे प्रोफेशन है, एक्टर है, हालांकि एक्टर तो स्पेसिफाइड में बातें हैं, लेकिन इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें भाई क्या कर रहे हो आप, काम करो आप एज अ प्रोफेशनल, लेकिन वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर नहीं आता। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 44AB। व्हाट इज 44AB, ये क्या कहता है, 44AB सेक्शन कहता है ऑडिट कराना पड़ेगा। क्या बोलते हैं, ऑडिट कराना पड़ेगा। समझ। अब इसमें तो ऑडिट का मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, सपोज प्रीति आती है, प्रीति हमारे पास आती है कि सर मुझे ना अपना ये इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कर रही है। इसने बताया सर, मैंने पूछा आपका टर्नओवर कितना है, तो इसने बोला सर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ है, या इसने बोला सर वो 70 लाख है सपोज। तो इसने अपना बैलेंस शीट पीएल बनाया था, इसने अपना आईटीआर फाइल किया, मैंने उसे सबमिट कर लिया। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं सपोज, मैंने उसका जो भी 70 लाख इसने सेल किया, जो इसने खुद एक्सप्लेन किया, सब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है चलो लाओ सबमिट करो, ठीक है ना। वही नेक्स्ट सपोज करो अंकिता, ये भी आ रही है, ये भी अपना रिटर्न फाइल करने आ रही है। मैंने बोला कितना टर्नओवर है, कहती है 3 करोड़। कहेंगे पीएल बैलेंस शीट, कह रहे हाँ रेडी है, सबमिट कर दूं, इन्होंने बोला, मैंने कहा नहीं। क्यों, जाओ ऑडिट रिपोर्ट भी लगाओ, बिना ऑडिट रिपोर्ट के हम आपका ये पीएल बैलेंस शीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। और ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा कौन, डॉक्टर, कौन बनाएगा,
अरे वही, वो भी डॉक्टर ही होता है, अकाउंट का डॉक्टर, क्या कह सकते हैं, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही है ना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जॉब पहले अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले क्या कराओ, ऑडिट कराओ, उसका ऑडिट रिपोर्ट लगेगा, ऑडिट रिपोर्ट के साथ हम आपका पीएल बैलेंस शीट एक्सेप्ट करेंगे। बिना पीएल बैलेंस शीट, वो जो ऑडिट रिपोर्ट के आपका पीएल बैलेंस शीट आप एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। वहीं प्रीति का क्यों हम ले रहे हैं, टर्नओवर कम है, बिना ऑडिट रिपोर्ट के भी आपका हम रिटर्न फाइल कर लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब आपको यह समझना है कब ऑडिट की जरूरत पड़ती है, कब ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो यहां पे दिया हुआ है, सबसे पहले दो चीजें होती है, बिजनेस और प्रोफेशन। तो पहले किसको डिस्कस करेंगे हम, बिजनेस के बारे में। सो बिजनेस में अगर टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स अगर कितने को क्रॉस कर रहा है, 1 करोड़ को क्रॉस कर रहा है, कितने को क्रॉस कर रहा है, बिजनेस के केस में अगर आप 1 करोड़ टर्नओवर आपका क्रॉस कर रहा है, देन आपको प्रीवियस ईयर में, देन आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। कितने को क्रॉस कर रहा है, 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है, आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशनल और डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, और आप तो फीस लेते हो ना सर, आप क्या लेते हो, फीस। और अगर आप फीस जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है वो कितने को क्रॉस कर जाती है, 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, 50 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो आपको भी ऑडिट कराना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर कोई डॉक्टर है, उसके साल भर की रिसीट सपोज 20-30 लाख है, तो क्या उसको ऑडिट कराना है, नहीं, वो जो बोलेगा गवर्नमेंट मान लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। वो खुद ही से बुक्स बना सकता है, उसको किसी सीए से मिलने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेसमैन हो, आप साल भर का टर्नओवर आपका 60-70 लाख का है, तो सर आपको ऑडिट की जरूरत है, आपको सीए के पास जाने की जरूरत है नहीं, आप जो भी रिटर्न फाइल करो आप कर लोगे। तो हम जैसे अकाउंटेंट लोग हैं, आपका आईटीआर हम ही लोग फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए किसी सीए की जरूरत नहीं है। तो अभी यहां से आप घर की तरफ जब निकलते हो तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स दिखते होंगे। इन सारे शॉप के जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ के नीचे है, बहुत सारे शॉप्स हैं। उन लोग को रिटर्न फाइल करने के लिए वो सीए के पास जाएंगे नहीं। बात समझे कि नहीं समझे। तो आप जैसे अकाउंटेंट जिनको आईटीआर फाइल करने आता है, आप उनका रिटर्न फाइल कर सकते हो, देयर इज नो नीड ऑफ ऑडिट। क्लियर, पहला पॉइंट सबको समझ में आया। तो बिजनेस के केस में टर्नओवर कितने को क्रॉस करता है तो ऑडिट कराना पड़ता है 1 करोड़। और प्रोफेशनल 50 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट, क्या है, टर्नओवर नहीं, यहाँ पे क्या बोलोगे, रिसिप्ट, 50 लाख से ज्यादा तब टैक्स, तब ऑडिट कराना पड़ता है। और इस तरह की ऑडिट को हम लोग कहते हैं टैक्स ऑडिट। क्या बोलते हैं, टैक्स ऑडिट। ठीक है, करेगा कौन, क्लियर है सबको। चार्टर्ड अकाउंटेंट कब करेगा, बिफोर फाइलिंग आईटीआर, आईटीआर फाइल करने से पहले, सही है, ऑडिट करा लीजिएगा। फॉर्म 3CA 3CB अलॉन्ग विथ 3CD, ये क्या है सर, ये फॉर्म्स है जिसमें वो ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है, कौन, सीए, ये सीए का पार्ट है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। बना के जो देगा ऑडिट रिपोर्ट, जैसे याद है तुमने पढ़ा था टीडीएस जब कटता है तो फॉर्म 16 मिलता है सैलरी से, सैलरी के अलावा कहीं टीडीएस कटता है तो 16A मिलता है। तो वैसे ऑडिट रिपोर्ट किस में मिलता है सर, तो ऑडिट रिपोर्ट का क्या फॉर्म है, तो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या है, 3CA या 3CB होगा, ये फ्रंट पेज होता है, क्या होता है, फ्रंट पेज। और बाकी डिटेल जो होता है, डिटेल मतलब हर एक हेड का, करंट एसेट का क्या हिसाब है आपका, फिक्स्ड एसेट कैसा था, कैश कितना है, तो उन सब का डिटेल कहां देते हैं, 3CD, डी फॉर डिटेल, डी फॉर डिटेल, जहां पे डिटेल रिपोर्ट होती है। और फ्रंट पेज एग्जैक्टली होता है क्या, 3CA एंड 3CB। तो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए 3CA लगता है, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए 3CB लगता है, खैर वो सीए बना के आपको देगा। नो नेक्स्ट, पेनाल्टी कितनी है सर, अगर आपने ऑडिट नहीं कराई, आप ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे बट ऑडिट नहीं कराई, तो सर पेनाल्टी कितनी है, पेनाल्टी है 0.5% ऑफ टोटल सेल, या फिर 1.5 लाख, जो दोनों में से क्या हो, कम हो, सही है। तो इतनी पेनाल्टी आपकी आपके ऊपर लग सकती है अगर आपने टैक्स ऑडिट नहीं कराया, आपको ऑडिट कराना था बट आपने ऑडिट नहीं कराया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो यानी प्रेशर है सर, करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, आपको सीए के पास जाना पड़ेगा। क्लियर है, तो पेनाल्टी कितनी होगी, क्लियर है सबको, 0.5% ऑफ टोटल सेल या फिर 1.5 लाख। नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो पर्सन डिक्लेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंटिव बेसिस, अगर आपने प्रेजेंटिव बेसिस में अगर आपने अपना प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट ऑफिट शो किया तो आपको फिर इस टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती है। सर वो क्या है प्रेजेंटिव बेसिस, मतलब आगे पढ़ने वाले 44AD अगला सेक्शन है वो, ठीक है। तो कब आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना पड़ता, विल डिस्कस
सेक्शन 44 AB में क्या है? प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन कैरिंग अ बिजनेस रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड इफ हिज टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट इन अ बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़। कितने को क्रॉस करता है? किस साल में? प्रीवियस ईयर में। इन केस ऑफ प्रोफेशन कितने को क्रॉस कर जाए? 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी साल। टू रिड्यूस कंप्लायंसेस बर्डन। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 1 करोड़ से ज्यादा यानी कि आपको सब कुछ मेंटेन करना है, बराबर ऑडिट कराना है, सारा पेपर वर्क कंप्लीट करना है, सो पेपर वर्क आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा 1 करोड़ से ऊपर होने पे? और अगर 1 करोड़ से नीचे है तो पेपर वर्क कम है। फिर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, ऐसा करते हैं आपके ऊपर पेपर वर्क और कम कर लेते हैं, कम कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया? पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस, है ना, किसके लिए बोला ये? टू रिड्यूस द कंप्लायंसेस बर्डन। किसके ऊपर से? स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर। छोटे बिजनेसमैन इतना कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस मतलब पेपर वर्क, इतना पेपर वर्क कहां कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप। चलिए आपको थोड़ा रिलीफ देते हैं। इट इज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फ्रॉम अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। कर दिया गवर्नमेंट। प्रपोज्ड नहीं, अब तो हो गया कि 5 करोड़ तक आपको ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने तक? कितना सुंदर लग रहा है सुनने में, नहीं? 5 करोड़ तक ऑडिट ही नहीं कराना है, क्या बात है। तो आपके लिए तो फायदा है सर। आप लोग सिर्फ 1 करोड़ वालों की आप आईटी नहीं फाइल कर सकते हो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो नहीं, तो आप 5 करोड़ तक वालों की भी ऑडिट, आप उनका भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। और 5 करोड़ में तो बहुत सारे बिजनेस आ जाएंगे, क्यों? लेकिन उसके लिए बहुत ही प्यारी सी लाइन कहा इन्होंने, 5 करोड़ हम आपको 5 करोड़ तक ऑडिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपका जो एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिसीट है कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5%। 5% से ज्यादा कैश रिसिप्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? और क्या कह रहा है? एग्रीगेट ऑल द पेमेंट इन द कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5%। और पेमेंट भी आपने कितने से ज्यादा ना किया हो, 5% ज्यादा कैश पेमेंट ना किया हो, दैट मीन्स आपने 95% कैशलेस ट्रांजेक्शन किया हो। तो अगर आपके बिजनेस का इन एंड आउट दोनों 95% अगर कैशलेस है, क्या है? कैशलेस, तो आपको 5 करोड़ तक आपका सर आपकी लिमिट हो जाएगी। आपको 5 करोड़ तक ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ रहे? तो आप मैक्सिमम ट्रांजेक्शन किससे करिए? बैंक के थ्रू, तब 5 करोड़ की। अदरवाइज ऑडिट की लिमिट कितनी होगी? 1 करोड़। सेम। टिक। पॉइंट समझ में आ गया? आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, कब ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अगला क्या है? अब है, हम लोग पढ़ रहे डीम्ड प्रॉफिट, माना गया प्रॉफिट इन केस ऑफ सर्टेन बिजनेस। तो कह रहा है कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कौन सा बेसिस पे? हाँ, प्रिजम्पटिव। हम लोग कह रहे हैं एज्यूम कर लो, एज्यूम प्रिज्यूम, है ना। तो यहां पे क्या, प्रिजम्पटिव बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। चलिए, इसके लिए सेक्शन है कौन सा? 44 AD। तो चलिए वापस जल्दी से रिकैप करते हैं। 44 AA कहता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, वो कंपलसरी आपको। नाउ सेकंड 44 AB क्या है? टैक्स ऑडिट कराओ। बिजनेसमैन हो 1 करोड़ से ज्यादा ऑडिट करा लो। प्रोफेशनल हो 50 लाख से ज्यादा की रिसीट है, ऑडिट करा लो। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, अगर आप 44 AD क्या कहता है? अगर आपकी बिजनेस इनकम, है, आप अगर आपका टर्नओवर कितने से कम है, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, कितने से कम है? 2 करोड़ से कम है, तो आप क्या करना? टोटल सेल का 8%, कितना परसेंट? 8% आप अपना प्रॉफिट दिखा देना। कितना परसेंट? 8% प्रॉफिट दिखाना। सही है? तो अगेन आपको टैक्स, आपको दोनों चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। 44 AA, 44 AB, ये दोनों आपको नहीं करना। फिर से सुनिए, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और आप अपना प्रॉफिट कितना शो कर रहे हो? 8%। 8% दिखा दो सर, सिर्फ 8% दिखा दो। अगर 8% आपने दिखा दिया इनकम, तो ऐसे में आपको ना तो 44 AA, नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, नो नेक्स्ट टैक्स ऑडिट भी नहीं कराना, बच जाओगे दोनों से। तो 2 करोड़ के तक के बिजनेसमैन, एक तरीके से कह लो, अगर वो 8% प्रॉफिट दिखा दे रहा है तो उसको फिर टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा? नहीं, उनका भी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो, उनका भी रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। कितना परसेंट प्रॉफिट दिखाना है? 8%।
ठीक। सवाल उठता है सर, अगर मान लीजिए उस बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसका 20%, 25%, 30%, तो ऐसे में क्या होगा? क्लियर हुआ सबको? ये पॉइंट क्लियर है ना सबको? सो 8% दिखा दो सर। सपोज आपके बिजनेस में सिर्फ 25% प्रॉफिट है, आपके बिजनेस में 50% है, आप तो 100% कमा लेते हो। नहीं कहते हो कपड़े में बड़ा मार्जिन है, दवाइयों में बड़ा मार्जिन है, आपका टर्न 2 करोड़ से कम है, हम 8% दिखाएंगे सर। गवर्नमेंट को पता है नहीं इसमें बहुत कमा रहा है बंदा, लेकिन फिर भी 8% दिखाने पे वो 8% मानेंगे और उसी पे आपसे टैक्स लेंगे। तो सवाल नहीं उठता सर ऐसा क्यों? ऐसे में तो गवर्नमेंट को लॉस होगा। तो गवर्नमेंट इतना लॉस है क्यों रही है? वाई? इसके पीछे का लॉजिक समझो ना। वाई? क्यों? सर इसलिए बिकॉज आप अभी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप 80% दे दो, 80% इनकम पे प्रॉफिट टैक्स दे दो, फिर आपका जो पैसा बचेगा और बिजनेस बढ़ाओगे ना। नहीं समझे? जब पौधा होता है, पौधा जब पौधा होता है, पौधे को पानी देना चाहिए और उसको बढ़ने देना चाहिए। बात समझी ना? उसी के ऊपर चढ़ नहीं जाओगे ना, टूट जाएगा। तो उसको पहले बड़ा होने दो, पेड़ बनने दो, तब उसके ऊपर चढ़ा जाएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है अभी ठीक है 80% मान के दिखा दो, हम मान लेंगे, पैसा बचेगा, तुम और बिजनेस में पैसा लगाओगे, बिजनेस को धीरे बढ़ाओगे, 2 करोड़ क्रॉस करेगा, तब तो हम चढ़ ही जाएंगे तुम्हारे ऊपर। तब तो तुम्हें टैक्स ऑडिट सब कराना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी बड़ा होने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आपको लेस पेपर वर्क देता है, आपको कोई बर्डन वर्डन नहीं करना, बस 8% प्रॉफिट देगा, दैट्स इट, हम उतना मान लेंगे, भले तुमने चाहे जितना कमाओ। लेकिन कई बिजनेसमैन कहते हैं नहीं सर मेरा तो 2% का प्रॉफिट है, 3% का प्रॉफिट है, हम कैसे 8 दिखा दे? तो ठीक है सर, आपका 2 करोड़ से कम टर्नओवर है, लेकिन आप प्रॉफिट कितना दिखा रहे हो? 4%, 5%। तब तो सर आपको मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना है और टैक्स ऑडिट भी कराना है। क्यों? क्योंकि आपकी बातों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा। 4% कहाँ प्रॉफिट होगा? ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हो? होता है सर, ऐसा नहीं है, कई बिजनेस ऐसे होते हैं, फर्टिलाइजर का है ना, तो उसमें कई मार्जिन कम होता है, 3%, 4% की मार्जिन होती है, बहुत ज्यादा ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं। तो सर उस केस में आप कितना दिखाओगे? आप जितना हो रहा है उतना दिखाओगे, लेकिन हाँ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। क्लियर? सर ये तो इनके लिए, इसके लिए कौन सा सेक्शन है? 44AD। 44AD समझ में आ गया? ठीक। ये लोग अपना आईटीआर जो फाइल करते हैं, इनके लिए आईटीआर कौन सा है? आईटीआर 4। लोग कौन सा आईटीआर फाइल करते हैं? आईटीआर 4। वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, क्लास में हमने आपको आईटीआर वो दिखाया अभी तक, जो हम लोग भर रहे थे 8%। सर वहां पे एक चीज और था सर, आप 6% भी दिखा रहे थे। 6% किस केस में? आपने सपोज करो, आपने 1.5 करोड़ का आपने टर्नओवर किया, 1 करोड़ का कैश किया और 50 लाख का आपने क्या किया? बैंक से किया। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि कैश में आपको 8% दिखाना है और बैंक वाले में 6% एटलीस्ट प्रॉफिट दिखा देना। समझ गए ना? 1.5 करोड़ का सेल किए थे, 1 करोड़ तो आपका कैश था, 50 लाख करीबन बैंक से था। बैंक वाला आप कितना दिखा सकते हो? उस पर 6% दिखा दो, गवर्नमेंट मान लेगी। और कैश वाले में कितना? और अगर से पूरा 1.5 करोड़ अगर बैंक से किए होते तो 6% दिखा देते। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये है। नाउ वही कह रहा है 8% है प्रॉफिट, तो तुम कह रहे हो आई डिसएग्री, ना 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 8% नहीं है, इससे कम मैं कमा रहा हूं। तो जाओ ये भी करो और ये भी करो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तुम कह रहे हो हाँ हाँ सर ये क्या था, आई डिसएग्री, तो इस केस में क्या है? और अगर तुमने अगर मान लिया कि नहीं नहीं 8% से ज्यादा अगर आपने दिखा दिया, तो आपको इन दोनों को क्या करना है? नहीं करना है कंप्लीट। ठीक। नेक्स्ट क्या है? अगर आप किस में हो? प्रोफेशनल इनकम में हो। किस में हो? प्रोफेशनल इनकम में हो, आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है, ठीक है ना? लोअर देन आप क्या करो, आपके लिए क्या है सेक्शन यहाँ पे? सर सेक्शन यहाँ पे 44AD है, बस आगे ए लगा देना, 44ADA। ठीक। चलिए अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि अगर 50 आपका यह 44ADA, 44ADA किसके लिए? ये प्रोफेशनल्स के लिए। 50 लाख से कम की रिसीट दिखाओगे तो आपके लिए क्या है? तो आपके लिए क्या है सर? 50% अपना इनकम दिखा देना। कितना परसेंट? 50%। आप प्रेज्यूमेट कितना दिखा दो? 50% अपने इनकम दिखा दो। सपोज आपने 10 लाख की रिसीट की, 5 लाख इनकम दिखा दो, 20 लाख की रिसीट की, 10 लाख इनकम दिखा दो। तो ये 44ADA प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल देख सर, बिजनेसमैनों के लिए 8%,
6% और हमारे लिए कह रहे हैं 50% दिखा दो, ये तो बहुत गलत है। तो इसके पीछे का लॉजिक समझो ना। बिजनेसमैन क्या प्रोडक्ट खरीदता है, बेचता है, उसकी कॉस्ट उसमें जाती है। सर तुम तो प्रोफेशनल हो, डॉक्टर इंजीनियर, किसका कमा रहे हो? दिमाग का, ब्रेन का। बात समझे नहीं समझे? अपने स्किल्स का यूज कर रहे हो। तुमको कितना खर्चा हो जाता है सर? सर वो वकील है सर, ऑफिस खोले हैं इतना बड़ा, तो ऑफिस का रेंट ही तो देते हो, और क्या करते हो? बाकी तो सब फीस आप ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो आपका तो अच्छा खासा प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे में आपको 50%, आप मान लेते 50% खर्च कर दिया आपने, फीस मिला मान लो इस साल कितना, 10 लाख रुपए, मानते 5 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिया, 5 लाख तो बचाए होगे, तो वो इनकम दिखाओ। तो बात समझ में आई? प्रोफेशनल के लिए कितना है? 50%, इतना दिखा दो, तुमसे कुछ नहीं माना जाएगा। तो तुमको क्या लगता है 50% कोई दिखाता होगा? बात समझे? तो वो कितना दिखाएगा? 30%, 20% दिखाएगा। तब क्या करना पड़ेगा सर? तब तो आपको सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना और टैक्स ऑडिट भी कराना। मान लो मैं सीए हूं, मैं ही अपनी प्रॉफिट कम दिखा रहा हूं, तो मैं अपनी ऑडिट खुद कर लूंगा। सीए भी तो प्रोफेशनल है, वो अगर इससे अगर कम दिखाएगा तो उसकी ऑडिट कौन करेगा? खुद ही ऑडिट कर लोगे? नहीं। तो एक सीए की ऑडिट दूसरा सीए करता है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम डॉक्टर हो, अब तुम भाई डॉक्टर किस चीज के हो? हार्ट के हो, मान लो हार्ट में प्रॉब्लम, खुद ही ऑपरेशन कर लोगे? नहीं, तुम्हें दूसरे हार्ट के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेम चीज यहाँ पे, आप अगर सीए हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे सीए से आपको अपना ऑडिट कराना पड़ता है। तो सर ऑडिट तो होगा सर, अगर आप 50% से कम दिखाओगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स के लिए कितना है? 50%। और अगर आप डिसएग्री करते हो, नहीं नहीं सर 50% नहीं दिखाएंगे, तो जाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करो और ऑडिट भी करो। किससे? सीए से। और खुद सीए हो तो किससे कराओगे? दूसरे सीए से। समझ गया? चलिए, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44AE। व्हाट इज दिस? एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 44AE, इसका मतलब क्या है सर? सेक्शन 44AE क्या कहता है? ऑफ इनकम टैक्स एक्ट स्टेट दैट स्मॉल बिजनेस एंगेज्ड in the business in applying, hiring, leasing of goods carriage having not more than 10 goods carriage vehicle। समझ रहे हैं? कितने से ज्यादा व्हीकल नहीं है आपके पास? 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है। आप कौन सा काम करते हैं सर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पैसेंजर वाली बात नहीं कर रहा हूं, उमा ट्रेवल्स, केसरवानी ट्रेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। आपने सुना होगा ट्रांसपोर्ट नगर, तो वहां पे लाइन से ना ट्रकें होती हैं, जो बीच जिसको सामान वामान भेजना है उसका सामान। तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कितनी व्हीकल है? 10 या 10 से कम। तो आपके लिए एक सेक्शन बनाया गया, कौन सा सेक्शन है? 44AE। इसमें आपको कहा गया है आप भी प्रिज्यूमटिव बेसिस पे अपनी इनकम दिखा दो। कितना? आप पर व्हीकल पे आपको कम से कम कितना दिखाना है? 7,500 रुपीज पर मंथ पर व्हीकल। आप इतना इनकम दिखा दो, आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है। कितना ट्रक है? एक ट्रक है। 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल आपको इनकम दिखाना है। तो कितना हुआ सर? 15,000, 15 छक्कर 90,000 रुपए टोटल इनकम दिखा दो। गवर्नमेंट तुमसे कुछ नहीं मांगेगी। तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां? 5 गाड़ियां हैं। कितने ट्रकें चलाते हो? 5 ट्रकें। तो 5 ट्रक को मल्टीप्लाई करो 7,500 से, अब जो आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से। उतनी इनकम एटलीस्ट आपको शो करनी पड़ेगी। इससे कम दिखाओगे तो ऑडिट कराना पड़ेगा। तुमको क्या लगता है एक ट्रक से एक महीने में 7,500 ही कमाओगे? सिर्फ 7,500 इनकम होती होगी? नहीं, और ज्यादा होती होगी। बट यहाँ देखो गवर्नमेंट फिर छोड़ रही है तुमको। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, 7,500 दिखाओ। अभी 2 ट्रक है, फिर तीसरा ट्रक लोगे, फिर चौथा ट्रक लोगे, करते करते जब 10 ट्रक से ऊपर जाओगे तब तो हम पकड़ ही लेंगे तुमको। अभी हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ताकि अपने बिजनेस को तुम क्या कर सको? बढ़ा सको। ठीक, तो ये हो गया 44AE। तो यहाँ पे 7,500 पर व्हीकल आपको पर मंथ आपको दिखाना है। एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आपके गुड्स कैरेज की व्हीकल की जो कैपेसिटी है या उसका वेट है, यहाँ दिया है कि नहीं दिया? हाँ यहाँ दिया। पर व्हीकल कितना दिखाना था? 7,500 पर व्हीकल पर मंथ, है ना? और यहाँ पे कह रहा है पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द असेसिएट। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है क्या? अगर सपोज करो 7 महीना भी यूज किए हो तो पूरे साल का लेके चलना। ठीक है, 7 महीना भी अगर यूज किए हो, सपोज करो तुमने गाड़ी कब खरीदी? जुलाई में खरीदी,
तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना हो गया ना, पूरे साल मानेंगे तो 12 महीने के हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा। अब क्या है, असेसी कैन डिक्लेयर द हायर अमाउंट देन द, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का वजन कितने से ज्यादा है, 12 एमटी से ज्यादा है, कितने एमटी से ज्यादा है, 12 एमटी, सही है ना, ग्रॉस वेट अगर 12 एमटी से ज्यादा है, 12 एमटी मतलब 12 क्विंटल है ना, से ज्यादा का अगर वजन का अगर आपका क्या है, क्या है, गाड़ी, गाड़ी का वजन होता है, ठीक है ना, तो अगर इससे ज्यादा का व्हीकल है तो ऐसे केस में ध्यान रखना पर एमटी पे आपको कम से कम कितना दिखाना होगा, पर एमटी के ऊपर आपको 1000 रुपये इनकम दिखानी होगी। यानी सपोज करो तुम्हारी गाड़ी 13 एमटी की है, 13 टन मतलब है अगर आपकी गाड़ी का वजन, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको 13,000 रुपए पर मंथ पर व्हीकल उस गाड़ी का दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजन ज्यादा है, हैवी व्हीकल है, उसको कहते हैं क्या है, हैवी गुड्स व्हीकल। और जो 12 से कम होगा उसको क्या बोलते हैं, लाइट गुड्स व्हीकल। तो जो अगर लाइट गुड्स व्हीकल है तो 7,500 रुपये पर मंथ दिखाना है, अगर हैवी व्हीकल है तो 13 का है तो 13, 14 है तो 14, ठीक। ये क्लियर हो गया सबको, व्हीकल वाला पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत, तो 12 एमटी वाला क्लियर है ना सबको। तो टोटल कितने सेक्शन पढ़े, टोटल कितना सेक्शन पढ़ा गया, सर देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा 44AA। 44AA क्या कहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी क्या क्या मेंटेन करना है, कैश बुक है, जर्नल है, लेजर है, और कार्बन कॉपी ऑफ सारे के सारे जो भी आपने बिल्स इशू किए हुए हैं, और सारे के सारे जो परचेज बिल है उसकी ओरिजिनल कॉपी संभाल के रखिएगा। नाउ नेक्स्ट 44AB क्या कहता है, टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा बिजनेस के केस में, कब, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। प्रोफेशनल से ज्यादा क्या, रिसिप्ट, वो तो रिसिप्ट करेगा ना सर, तो रिसिप्ट अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। नाउ 44, अब देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ी सी लाइन में और ड्रॉ कर लेना, अब यहां पे होती प्रेजेंटिव इनकम, प्रेजेंटिव इनकम, प्रेजेंटिव इनकम के लिए क्या है, प्रेजेंटिव इनकम के लिए आपको 3 सेक्शन है, 44AD, 44ADA और 44AE, 3 सेक्शन है प्रेजेंटिव में, है ना। तो प्रेजेंटिव इनकम एडी क्या कहता है, दिस वन, ये बिजनेसेस के लिए, टर्नओवर कितने से कम हो, 2 करोड़ से कम है, कितना प्रॉफिट दिखा दो, 8% प्रॉफिट दिखा दो, और अगर बैंक से सेल किए हो तो 6% दिखा दो। आपको ना तो टैक्स ऑडिट से मतलब है, ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, आपका पेपर का जो वर्क है यानी बर्डन है वो, कंप्लायंसेस का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। ये बिजनेसेस के लिए। अब इनके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, इनके लिए क्या कहा गया, कितने से कम रिसिप्ट, 50 लाख से कम, कितना आप दिखा दो, 50% इनकम दिखा दो, तो तुम्हें ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ना तो टैक्स ऑडिट कराना, दोनों से मुक्ति दे देंगे, सही है। नाउ नेक्स्ट 44A किसके लिए, ऐसे बिजनेसेस जैसे जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स व्हीकल, जिनके पास गाड़ियां हैं, है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देते हैं, प्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग इसको बोलते हैं, भाड़े पे देना ना गाड़ी, तो उस पर सामान आपका ले जाना। सर कितने से कम व्हीकल हो, 10 या 10 से कम व्हीकल हो तभी आपके लिए सेक्शन लागू होगा। कितना आपको इनकम दिखाना है, बिल्कुल सही, 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, और अगर गाड़ी का वजन 12 एमटी से ज्यादा है तो पर एमटी कितना दिखाना होगा, 1,000 रुपए कम से कम दिखाना पड़ेगा इतनी इनकम। अब आप सभी सेक्शन वाले, ये सभी के सभी सेक्शन, अगर आपको इन समय कोई भी इनकम है, आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न है, ITR 4, आप लोग ITR 4 भरते हो, छोटा रिटर्न होता है ये भी, जैसे ITR 1 है सैलरीड क्लास और हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्स में इंटरेस्ट की इनकम हो, तो आप कौन सा ITR फाइल करते हो, ITR 1, वो सबसे छोटा रिटर्न है, और ये बिजनेसमैनों के लिए बहुत छोटा सा रिटर्न है, कौन सा, ITR 4, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके तर्ज पे ये असाइनमेंट है जो आप लोग को करना है, ठीक है।
तो ये असाइनमेंट सब लोग कंप्लीट कर लेंगे, सेम अभी जो पढ़ा है सेम उसी पे ये, ठीक।